नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यूपीएससी की तैयारी के संबंध में संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो लड़के तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं उनके बारे में भी, जो 12th पास किए हैं कि वो तैयारी को अपने किस तरह से आगे लेकर बढ़ सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें विशेष रूप से ध्यान देना होता है और उनकी भूमिका क्या है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर चुके हैं ऑलरेडी, वो यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं या उससे आगे के भी पढ़े हुए हैं, तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, हम उन सभी छात्रों को इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे और सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करने का कोशिश करेंगे। मेरा नाम राजेश वर्मा है दोस्तों, और ये राजेश बुक स्टोर है। दोस्तों, जब हम तैयारी की शुरुआत करते हैं तो हमें ज़रूरत इस बात की होती है, चाहे किसी भी तैयारी की बात करें, तो ये आप जानते हैं कि किसी भी तैयारी की शुरुआत में सबसे पहले उसके पाठ्यक्रम को जानना और समझना सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि आप उसके पाठ्यक्रम को जानें, समझें, और उसके पाठ्यक्रम को जानने के समझने के बाद आप उसमें एग्ज़ाम में सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, सवालों का लेवल क्या है, किस लेवल का सवाल होता है, इन्हें भी जानना और समझना बेहद ज़रूरी होता है। तो हम इस चीज़ के मद्देनज़र पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस की किताब को दिखाना और बताना चाहते हैं। ये दृष्टिया इसके सिलेबस की बुक है। ये नॉर्मल सिलेबस है। इसमें जो सिलेबस होता है ना, ये वाक्यों के रूप में होता है, ठीक है ना, ये सेंटेंस के रूप में होता है। इसलिए कई बार जो नए छात्र हैं उन्हें जानने और समझने में दिक्कत होती है कि इसके अंदर में कौन कौन सी टॉपिक हैं, कौन कौन सी बिंदुएं हैं जिन्हें भी देखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये नॉर्मल सिलेबस भी लेना होता है। नॉर्मल सिलेबस से फ़ायदा ये होगा कि आप उसके अंदर के टॉपिकों को भी जान पाएंगे और समझ पाएंगे। जैसे कोई बड़ा टॉपिक हो गया तो उसके अंदर में सब टॉपिक कौन कौन से हैं और उसके अंदर में सब टॉपिक कौन कौन से हैं, ये आपको यहाँ से जानकारी मिलती है। तो पाठ्यक्रम को जानने और समझने के लिए ये ज़रूरी होता है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की रणनीति बनानी बहुत ज़रूरी होती है। आप चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें, पहले आप उसकी रणनीति बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और रणनीति बनाने के लिए आपके पास उस एग्ज़ाम का पूरा पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम भी सरल भाषा में और सरल और संक्षिप्त हो, ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब हमने अपने सिलेबस को निर्धारित कर लिया तो अब हमें ये जानना होता है कि उस सर्कल से, जो सर्कल हमने निर्धारित किया था, उनसे सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। यानी टॉपिकें बहुत सारी हैं, तो कौन सी टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सी टॉपिक हमारे लिए कम महत्वपूर्ण है। जो टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है उनसे सवाल किस तरह से पूछे जा रहे हैं, यानी उनके डायमेंशन कितने हैं, कैसे डायमेंशन है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जब तैयारी करते हैं तो आपको उसके लिए एक नोट्स भी बनाना होता है। तो आप उस नोट्स को समझ पाते हैं, बना पाते हैं कि हाँ, सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं तो हमें अपने टॉपिक का नोट्स इस तरह से बनाना चाहिए, है ना। तो ये आपकी हुई रणनीति। इसलिए मैंने कहा कि ये 4 किताबें आपकी तैयारी में सबसे अहम होती हैं। इन्हें गंभीरता से लें और सबसे पहले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन इनको देखें और समझें और एक बेस्ट रणनीति बनाएं, अपनी रणनीति बनाएं। ये तो बात होगी हमारी इन 4 किताबों की। हम संपूर्ण जानकारी देंगे, आप वीडियो में बने रहें। एटलस, एटलस का काम ये होता है, आपको भारत के भौतिक परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य और साथ ही साथ विश्व के भौतिक एवं राजनीतिक परिदृश्य को दिखाता है, समझाता है। इनसे हर साल सवाल भी आते हैं। यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप भारत के पूरे परिदृश्य को समझ सकें, जान सकें। इनका यूज़ हर जगह पे होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए ऑक्सफोर्ड की बुक अच्छी है, ठीक है। और उन जो पीवाईक्यू को मैंने दिखाया, ये मैंने दृष्टि से दिखाया, इनमें 10-10, 12-12 साल के पीवाईक्यू होते हैं जो कि अपने लिए पर्याप्त होते हैं, इसलिए मैंने इनको दिखाया। ये तो हो गई वो 4 किताबें जो तैयारी की शुरुआत में आपके पास होनी ही चाहिए, 4-5 किताबें। अब हम बात कर रहे हैं आगे की चीज़ों की। तो अगर आप तैयारी की शुरुआत करते हैं तो मेरा मानना ये है, या मेरा ही नहीं, बहुत सारे टॉपर, बहुत सारे टीचर का आपने वीडियो देखा होगा, समझा होगा, तो उन्होंने आपको बताया होगा या आपने सुना होगा कि तैयारी की शुरुआत आप जितना ज़्यादा बेहतर ढंग से करें, यानी कि आपका जो जड़ है वो मजबूत होना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल जो है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और बेसिक को मजबूत करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एनसीईआरटी। दोस्तों, एनसीईआरटी वो चीज़ है, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो विश्वास मानिए आपको इतना अच्छा फील होगा ना, आप सोच नहीं सकते हैं। एनसीईआरटी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप उसे जितनी बार पढ़ेंगे ना, आप पाएंगे कि अच्छा, इस समय तो मैंने ये सोचा ही नहीं था, उस बार ये चीज़ तो मैंने देखा ही नहीं था, उस बार आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। एनसीईआरटी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। बहुत सारे लड़के इसी किताबों की संख्या देख के घबरा जाते हैं और वो फिर इसे स्किप कर देते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं करना चाहिए। बात यह है कि इनकी किताबें संख्या ज़रूर होती है ज़्यादा, लेकिन किताबें पतली होती हैं, आप इन्हें जल्दी कवर कर पाते हैं। और एनसीईआरटी के मैं पहले फ़ायदे बता देता हूँ। एक तो फ़ायदा मैंने ये बताया आपको, दूसरा फ़ायदा ये है
कि जब आप एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं तो एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप स्टैंडर्ड पढ़ने जाते हैं तो उसमें लगने वाला समय कम लगता है। यानी एक तो एनसीईआरटी से फ़ायदा ये होगा आपकी समझ अच्छी बनी, आपका बेस मजबूत हो गया, और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि जब आप स्टैंडर्ड किताबें पढ़ रहे हैं उसमें समय भी कम लग रहा है, और जब आप उसे पढ़ेंगे ना तो एक तरफ से एनसीईआरटी का रिवीजन भी होगा। तो ये फ़ायदे हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी को और अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए और ज़रूर पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी में भी बहुत सारे विषय होते हैं, कन्फ्यूजन भी इस बात की होती है कि हम ओल्ड पढ़े कि न्यू पढ़े कि मिक्स पढ़ें, बहुत झंझट होता है इसमें, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। दोस्तों एनसीईआरटी कोई भी पढ़ लीजिए, इसके लिए परेशान ना होइए। एनसीईआरटी का काम होता है बेस बनाना, चाहे कोई भी पढ़े वो आपका बेस ही बनाएगा। लेकिन इनमें भी अगर बेहतर विकल्प की बात करें तो हम लोग अपनी तरफ से एक मिक्स एनसीईआरटी का सेट देते हैं। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और जब भी आपको ये मटेरियल मंगाना होगा आप दिए गए नंबर पे ये स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और बता दीजिएगा कि इस वीडियो में जो बताया गया है वो सारे मटेरियल मुझे लेना है। तो हमारी यहाँ पे टीम है, उन्हें मालूम है कि क्या बताया गया है, तो वो आपको इससे संबंधित पूरी डिटेल आपके व्हाट्सएप पे भेज देगी और आप इसे मंगा पाएंगे या जान और समझ पाएंगे। आप यहाँ पे कॉल करके इसके बारे में पूछ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, या जो भी कुछ कन्फ्यूजन हो। ठीक है, हम मिक्स एनसीईआरटी में क्या करते हैं, मिक्स एनसीईआरटी में आपको हिस्ट्री हम लोग जो है वो ओल्ड से दे देते हैं और बाकी विषयों को न्यू से दे देते हैं। हिस्ट्री को ओल्ड से इसलिए देते हैं क्योंकि वर्तमान जो हिस्ट्री अभी चल रही, जबकि मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो वर्तमान सरकार ने उसमें से हटा दिए हैं, पर आपके एग्ज़ाम के अगर नज़रिए से देखा जाए तो वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आपको उनको कवर करना है तो वो न्यू वाले से नहीं होगा, तो ज़रूरत इस बात की होती है कि आप उन्हें ओल्ड वाले से कर लें। तो इससे क्या होता है कि आपका सिलेबस कवर हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? बाकी विषय को हम न्यू से इसलिए रखते हैं क्योंकि ये करंट से थोड़ा बहुत जुड़े हुए मामले हैं। हिस्ट्री में करंट की भूमिका कम होती है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी विषयों में थोड़ी बहुत होती है, कुछ नए मुद्दे आते हैं, इसलिए बाकी विषयों को न्यू से पढ़ना बेहतर विकल्प होता है। इसके लिए हम बाकी विषयों को न्यू से देते हैं। अब बात कर सब्जेक्ट कौन कौन से महत्वपूर्ण होते हैं, तो हम बारी बारी से उन सब्जेक्ट्स को दिखाते हैं कि वो कौन कौन से विषय हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें भी कौन कौन से जो क्लासेस हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, वो सारी डिटेल हम आपको बता रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आप 6 से 12 ही पढ़ें और न्यू से पढ़ें, ये आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है ना? कंप्लीट पढ़ें। इसमें 9 किताबें होती हैं, कुछ इस प्रकार से होती हैं। ठीक है, तो ये हो गई ज्योग्राफी। और अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में केवल आपके लिए 9 और 10 ही इंपॉर्टेंट होता है ज़्यादा, तो मैं आपको 9 और 10 दिखा देता हूँ। सिर्फ साइंस में ये 2 किताबें पढ़ें, 9 और 10 पढ़ें, बाकी 6 से 7 8 साइंस को पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूपीपीसीएस या बीपीएससी दे रहे हैं तो आप साइंस 6 7 8 भी पढ़ लें, लेकिन केवल यूपीएससी कर रहे हैं तो 9 और 10 आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। बात समझ रहे ना? उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी आप 6 से 12 ही पढ़ें। 6 से 12 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा कंप्लीट पढ़िए, बहुत ही काम की चीज़ है ये। ठीक है ना? आपका इससे मेंस बेहतर तैयार होगा, आप बिल्कुल हल्के में ना लें। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। इनमें भी जो चीज़ें हम आपको दिखा रहे बता रहे हैं, विश्वास कीजिए आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, हमारे पास जो पढ़ने और पढ़ाने का जो अनुभव रहा है और जो बुकशॉप का जो अनुभव रहा है, हम उन अनुभवों के आधार पर आपको बता रहे हैं और समझा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको एक ये बेनिफिट होगा कि हम समय समय पर ऐसे ही काम की वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। तो जब भी मैं यहाँ से कुछ बताऊँगा भैया आपके लिए वीडियो लाऊँगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप इसे देख पाएंगे, जान पाएंगे, है ना? तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके काम की चीज़ें जो भी हम आपको बताना चाहें वो हम बता पाएँ। ये हुई सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की केवल 12th क्लास की किताब आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। भारतीय समाज एवं सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, ये 2 किताबें आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, इसलिए मैं सिर्फ 2 ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह है इकोनॉमी, बाकी भी पढ़ सकते हैं पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इकोनॉमी में टोटल 4 किताबें, 9, 10, 11, 12 और 12th में केवल मैक्रो। बहुत सारे लड़के ना 12th में माइक्रो भी लेके पढ़ते हैं, ये वाली केवल पढ़नी है 12th की, केवल ये। बाकी 9, 10 और 11 ये टोटल 4 किताबें, ध्यान से देखते चलिए। माइक्रो नहीं पढ़ना है, यानी आपको समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उसमें आप अपना समय खराब ना करें। यह है भारतीय कला एवं संस्कृति, फाइन आर्ट, ये कल्चर में बहुत काम आती है। ठीक है ना? 11th क्लास की, और 12th भी है। 11, 12 दोनों ही पढ़ सकते हैं, दोनों ही बढ़िया है। अभी मैं आपको 11th दिखाया हूँ, पर 12th भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका बायो क्लास 4 चैप्टर, क्लास 12th के पूरी बायोलॉजी लड़के बेचारे लेके पढ़ते हैं, उन्हें नहीं मालूम है
आपको सिर्फ 4 चैप्टर ही काम के हैं, तो सिर्फ 4 चैप्टर ही पढ़ना है। और वो भी क्यों पढ़ना है, ये आपके पर्यावरण में काम आएगा, ठीक है ना, समझ गए आप। और ये हुई हिस्ट्री। हिस्ट्री 6 से 12 ओल्ड वाली है, इसलिए ये जीरोक्स में होती है। इससे फ़ायदा मैंने बताया था कि हिस्ट्री की कवरेज ओल्ड वाली में ज़्यादा अच्छी है। और साथ ही साथ आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा, अर्जुन देव और रोमिला थापर, है ना, ये सारी किताबें इसमें मिल जाती हैं। इसलिए हिस्ट्री के लिए ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इससे एक फ़ायदा ये भी है कि आप जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा नहीं, अर्जुन देव, ये 3 किताबें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका इन्हीं से काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो एक तो स्टैंडर्ड किताबों की संख्या थोड़ी सी कम हो जाएगी, और दूसरी ये कि आप इनसे कवरेज भी अच्छी पाएंगे, है ना। इसलिए मैंने कहा आप हिस्ट्री को ओल्ड से पढ़ें। इस तरह से हमने पूरी एनसीईआरटी को दिखा दिया। अब हम दिखा रहे हैं स्टैंडर्ड को, और लास्ट में हम क्या करेंगे कि आपको इनके पढ़ने का तरीका बता देंगे, अब इन्हें कैसे पढ़ सकते हैं, किस तरह से अटैच करके पढ़ सकते हैं। ये अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को दिखाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक आप लेके पढ़िए। अब स्टैंडर्ड बुकों को हम दिखा रहे हैं कि बेसिक के लिए आपने एनसीईआरटी पढ़ा, अब स्टैंडर्ड के लिए आप कैसे पढ़ेंगे और कौन कौन सी किताबें पढ़ेंगे। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो बेसिक है और जो स्टैंडर्ड है इनको अलग अलग नहीं पढ़ना है। अगर आप साथ मंगा रहे हैं इनको साथ पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं किताबें दिखा दूं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक लेकर पढ़िए, बहुत ही काम की है। और आगे के लिए मैं दिखा रहा हूँ मॉडर्न के बाद कल्चर दिखा रहा हूँ, एंशिएंट, मेडाइवल और वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो ओल्ड एनसीईआरटी से आपका कवर हो जाएगा, तो अनावश्यक किताबें लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने वो 3 किताबें नहीं दिखाई। कल्चर के लिए आप ये किताब लेके पढ़ सकते हैं, नितिन सिंघानिया सर की। आगे बढ़ते हैं, पेपर 1 में चल रहे हैं। पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी पढ़नी होती है। तो हिस्ट्री का मैंने दिखा दिया। हिस्ट्री में केवल 2 किताबें ही आपको लेनी होती है अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है ओल्ड से, तो ठीक है ना। आगे में हमने दिखाया हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए ये किताब आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए बहुत ही बढ़िया मटेरियल होता है, लेकिन फिर भी कंपाइलेशन के तौर पे ये किताब बहुत अच्छी है, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया। सोसाइटी में पेपर 2 में एक किताब दूंगा, उससे आपका कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पेपर 2 में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर और सोशल इशू, ठीक है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सर की किताब बहुत अच्छी होती है, बहुत ही बेहतरीन है। मेंस में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैंने कहा कि वो पॉलिटी की जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे वो आपका बहुत हेल्प करेगा इसमें। पॉलिटी, गवर्नेंस के लिए ये रहा लक्ष्मीकांत सर की बुक, ये बढ़िया है। आईआर के लिए पुष्पेश पंत सर की बुक बढ़िया है, काम हो जाएगा आपका। आईआर का बेसिक वर्ल्ड हिस्ट्री में होता है, तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे वहाँ भी आपका एक बेसिक थोड़ा सा अच्छा से उसमें हो जाएगा। और ये है सामाजिक समस्याएं, इसमें आपका सब जो पेपर 2 का सामाजिक समस्या है वो कवर हो जाएगा। भारतीय समाज के भी कुछ एक टॉपिक इसमें कवर हो जाता है। बाकी भारतीय समाज को अच्छे से कवर करने के लिए रोज़ का अखबार पढ़िए और आपका जो योजना कुरुक्षेत्र आता है वो पढ़ें, इनसे अपना काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए ये रमेश सिंह की किताब बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना, बढ़िया किताब है, आपकी इकोनॉमी हो जाएगी इससे। इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो हर साल आता है इसे ना भूलिएगा, हर साल इसे लेकर पढ़ना होता है, ठीक है ना, वो आगे का आपका थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करेगा। पर्यावरण के लिए, पर्यावरण की भूमिका वर्तमान में बहुत बढ़ गई है, ये किताब बहुत अच्छी रहेगी पर्यावरण के लिए, हिंदी मीडियम में। विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए ये किताब अच्छी रहेगी हिंदी मीडियम में, दृष्टि की, ठीक है ना। आंतरिक सुरक्षा के लिए ये किताब अशोक कुमार सर की बहुत अच्छा होता है, आपका काम हो जाएगा। देखिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण दोनों ही समसामयिक मुद्दे हैं, और इकोनॉमी भी। इनके लिए हर साल विजन आईएएस लास्ट में एग्जाम के PT 365 देता है, वो से आप थोड़ा देख लीजिएगा, आपको उससे बहुत लाभ होगा। और आंतरिक सुरक्षा हमने पेपर 3 का दिखा दिया था। अगला टॉपिक है आपदा एवं प्रबंधन। इसके लिए ना इग्नू के नोट्स अच्छे होते हैं, इसलिए मैं इग्नू का नोट्स दिखा रहा हूँ, इसके लिए आप इग्नू को नोट्स से पढ़ें। और आगे है आपका लेक्सिकॉन, ये आपके एथिक्स में काम आता है, इसमें विजन आईसी केस स्टडी अलग से आप ऐड कर लीजिएगा, वो आपके प्रैक्टिकल अप्रोच के काम आएगा। और सेकेंड ARC की चौथी रिपोर्ट, ये भी बहुत काम की होती है एथिक्स के लिए, समझ में आ रहा है ना। ये दोनों ही चीज़ें पेपर 2 में जो गवर्नेंस पढ़ रहे हैं वहाँ भी काम आएंगी, और यहाँ भी काम आएगी, एथिक्स में भी, और इसके अलावा इंटरव्यू में भी काम आती हैं। ये है निबंध। निबंध के लिए ये किताब वन एंड ओनली सबसे बेस्ट किताब है, बहुत ही बढ़िया है। सामान्य विज्ञान, इसके लिए दृष्टि की किताब लेकर पढ़िए। अगर लूसेंट है तो इसे मत लीजिएगा, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंपलसरी हिंदी और कंपलसरी इंग्लिश, कंपलसरी इंग्लिश AP भारद्वाज, हिंदी के लिए हरदेव बाहरी, ये दोनों ही अच्छी किताबें हैं, समझ में आ रही है ना बात। और CSAT के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की किताब बहुत अच्छी रहेगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश का PYQ आपको अलग से लेना पड़ता है,
इसके लिए दिशा पब्लिकेशन किताब आती है, आप उसे अलग से लेके पढ़ सकते हैं। वो PYQ होगा, क्वेश्चन और आंसर होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये है कट एंड ड्रॉ, ये मैपिंग के लिए पढ़ी जाती है, मैपिंग के प्रैक्टिस में इसका यूज किया जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है। इसका अगर सबसे बड़ा लाभ बताएं तो जैसे ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में इसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इसके अलावा आप जियो पॉलिटिक्स में भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जब मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं वहाँ पे भी चीज़ों को दर्शाने के लिए जना विभिन्न जो राजवाड़े हैं उनके बीचों की चीज़ों को दर्शाने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने आपको NCERT का पूरा सेट दिखाया, स्टैंडर्ड का पूरा सेट दिखाया, और वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको समझा दिया था कि जब भी हम तैयारी की शुरुआत करते हैं तो हमें चीज़ों को, पाठ्यक्रम को समझना होता है। पाठ्यक्रम समझने के साथ साथ हमें उसमें आए हुए सवालों को समझना होता है, और तैयारी शुरुआत यानी बेसिक से होनी चाहिए, और उसके बाद उसमें स्टैंडर्ड हम ऐड करके पढ़ते हैं। हमने आपको बताया था कि अब तरीका बताएंगे कि इसको यूज़ कैसे करना होता है। तो दोस्तों, जैसे आप बेसिक और स्टैंडर्ड आपने दोनों अपने पास मंगा ली है या आपके पास है, तो जब भी आप पढ़ें, जैसे मान लीजिए कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, है ना, पॉलिटी में आप कुछ संसद पढ़ रहे हैं, संसद एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, या संविधान कैसे बना इसको पढ़ रहे हैं, तो आप सबसे पहले उससे बेसिक यानी NCERT से जाइए। ये वो सिलेबस है, आप इस सिलेबस के हिसाब से मैं आपको चीज़ों को अच्छे से समझा दूंगा। इससे आप समझ पाएंगे कि कैसे कैसे हमें अपनी चीज़ों को कवर करना है, इन दोनों का यूज किस तरह से करेंगे कि हमारी तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। जैसे आप ये सिलेबस देख रहे हैं, है ना, ये इसलिए मैंने आपको ये सिलेबस दिया था ताकि आप इसे अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये है भारत का भौतिक भूगोल, ठीक है, भारत का भौतिक भूगोल, ठीक है। अब भारत के भौतिक भूगोल में आप एक टॉपिक देख रहे हैं नीचे में, जैसे जलवायु है, अपवाह तंत्र है, नीचे में जनसांख्यिकी है ना, ये सारे मुद्दे आप देख रहे हैं। तो आप इन टॉपिकों को क्या करें कि पहले आप यहाँ से, जैसे आपने उठाया जलवायु, है ना, तो जलवायु या अपवाह तंत्र को यहाँ से पहले सिलेबस उठाने के बाद पहले आप NCERT में जाएँ, 6 से 12 की ज्योग्राफी उठा लें, और उनमें इंडेक्स में जाकर देख पाएंगे कि इसमें कौन ये टॉपिक जो है कहाँ पे है। और जब आप ढूंढ लेंगे तो यहाँ पर लिख भी दीजिएगा कि ये टॉपिक इस किताब में इस पेज नंबर पे है, ताकि अगली बार आपका समय ना खराब हो। तो वहाँ से वो टॉपिक उठाएं। टॉपिक उठाने के बाद यानी कि NCERT आपका बेसिक हो गया, इस टॉपिक को पहले बेसिक से कंप्लीट करें, फिर उसी समय उस टॉपिक को स्टैंडर्ड से कंप्लीट कर लें। इससे क्या होता है कि आपका समय बचता है। देखिए, जनरली लड़के क्या करते हैं कि वो टॉपिक उठाते हैं, कोई भी किताब उठाते हैं, जैसे NCERT उन्होंने उठाया तो पहले NCERT को पूरा पढ़ लेते हैं, वो 4 महीना लग जाता है पढ़ने में, समझ में आ रहा है। और उसके बाद जब वो स्टैंडर्ड उठाते हैं, जैसे अपवाह तंत्र एक टॉपिक है, तो जब वो स्टैंडर्ड उठाएंगे तो क्षिप्रिकाएँ कैसे बनती हैं, डेल्टा कैसे बनता है, ये तमाम तरह की चीज़ें, सूर्य क्या होती है, ये सारी चीज़ें उनको उस समय याद नहीं रहेगा। तब जब वो स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो वो अब उनको याद नहीं रहता, वो फिर NCERT उठाएंगे, NCERT स्टैंडर्ड को कंपेयर करेंगे, है ना, चीज़ों को मैच कराएंगे, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे। इसमें 3 गुना 4 गुना समय ज़्यादा लग जाता है। हम आपको क्या कह रहे हैं कि टॉपिक को बेसिक से उठाएं, ठीक है ना, पहले टॉपिक चुनें और उन्हें बेसिक से उठाकर उसी समय स्टैंडर्ड से पढ़ लें, तो हमारा बेसिक से स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया। अब उसे यहाँ पर टिक कर लें, फिर दूसरा टॉपिक उठाएं, बेसिक में जाएं, बेसिक से फिर स्टैंडर्ड में जाएं और उस टॉपिक को कंप्लीट कर लें। यानी बेसिक टू स्टैंडर्ड साथ के साथ कंप्लीट करते जाएं और एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। इससे क्या होता है, आपका समय बचता है ना, तैयारी और भी बेहतर ढंग से हो पाती है, समझ और भी विकसित होती है, अच्छी बनती है। समझ में आया? हमने आपको पूरे डिटेल से सभी चीज़ों के बारे में बताया, समझाया और दिखाया, ठीक है ना, कंप्लीट मटेरियल दिखाया, इनको पढ़ने का तरीका समझाया, और भी कुछ जरूरी चीज़ें थी वो मैं हमने बताई। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। समझ में आ रहा ना, कुछ छूटा हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि जो भी आपके लिए काम की चीज़ें आती हैं, कोई मटेरियल या कोई भी जानकारी, वो मैं आपको यहाँ से बताते रहता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो वो जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपको ये मटेरियल मंगाना है या इनके बारे में कुछ जानना है, समझना है, तो ये राजेश बुक स्टोर है, आप यहाँ से घर बैठे आप मंगा भी सकते हैं। और कुछ जानना पूछना है तो हमारी पूरी टीम है, वो आपको यहाँ पर बता देगी, नंबर आपके सामने है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।